ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो और कवर करते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस, राइट। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन हियर कि विच टू ऑप्शंस आर द बेस्ट रीजंस टू यूज़ एन IPv4 प्राइवेट IP स्पेस। ओके, तो दो ऐसे कौन से रीज़न है कि आपको प्राइवेट IP यूज़ करने चाहिए, मीन्स पब्लिक और प्राइवेट का जो कॉन्सेप्ट आया था, कौन से दो मेन रीज़न है उसके। टू इनेबल इंट्रा एंटरप्राइज कम्युनिकेशन, तो बात तो सही है कि एक ही आपकी कंपनी है और उसके मल्टीपल ब्रांचेज अगर हैं और आपको उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना है, या फिर एक कंपनी है उसमें आपके 1000, 500, 100 यूज़र्स हैं, उनके बीच में आपको इंटर एंटरप्राइज और इंट्रा एंटरप्राइज, सॉरी व्हाट इज़ दैट, इंट्रा सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, तो यस आप प्राइवेट IP यूज़ कर सकते हैं, उसी के लिए बनी है प्राइवेट IP। इम्प्लीमेंट नेट, नो, नेट तो यूज़ तब होता है जब आप पब्लिक और प्राइवेट यूज़ कर चुके होते हैं। टू कनेक्ट एप्लीकेशंस, ये भी कोई एक मुझे वैलिड रीज़न नहीं लग रहा है यहाँ पे। टू कंजर्व ग्लोबल एड्रेस स्पेस, एब्सोल्युटली राइट, तो यही एक रीज़न था सबसे बड़ा जिसकी वजह से नेट हम लेके आए थे, तो यस A and D सीम्स लाइक राइट आंसर। राउटिंग ओवरहेड का कोई लेना देना इससे नहीं है। विच टेक्निक कैन यू यूज़ टू रूट IPv6 ट्रैफिक ओवर एन IPv4 इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू आप IPv6 ट्रैफिक को IPv4 इंफ्रास्ट्रक्चर से कैरी करवा सकते हैं। तो नेट 624 अच्छा नेट तो नहीं है, ये भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इसका आंसर ड्यूअल स्टैक है और जल्दबाजी में वो लगा देंगे, नहीं, तो आंसर होगा क्या इसका, 624 टनलिंग। व्हाट इज़ दैट कि आप एक IPv6 का नेटवर्क है, एक IPv4 का नेटवर्क है। जब आपको यहाँ से यहाँ डेटा भेजना है ना, तो आप क्या करेंगे, 6 की ट्रैफिक को 4 तक भेजने के लिए क्या करेंगे, टनल बनाएंगे जिसको बोलते हैं 624 टनल। तो ऐसे ही आप 4 to 6, 6 to 4 मल्टीपल टनल्स बना सकते हैं। तो ड्यूअल स्टैक तो तब है जब आपको एक ही ऑर्गेनाइजेशन में IPv4 भी यूज़ करना और 6 भी यूज़ करना हो। चलिए ओके, साइन आउट, क्लोज करिए इसको ज़रा। विच 3 डिस्क्राइब द रीजन्स, अभी क्या करना चाह रहे हो बॉस, रुक जाओ ना थोड़ा। Which 3 describes the reason large OSPF networks use a hierarchical design। ओके, तो हम बोलते हैं ना कि OSPF 2 लेवल हियरार्की मॉडल पे काम करता है। कौन से हैं वो 2 लेवल, एक एरिया 0 है जिसको बोलते हैं, और एक जो बाकी सारे एरियाज आते हैं ना। और इसी वजह से, अच्छा अब ये पूछ क्या रहा है मेरे को कि कौन से 3 रीजन है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, OSPF में एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों लेके आते हैं। अच्छा जी, पहला स्पीड अप कन्वर्जेंस, बिल्कुल सही है। कैसे, एक ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और एक आपने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया छोटे छोटे एरियाज में, तो पर एरिया अब आपका कन्वर्जेंस होना है, तो यस टाइम बिल्कुल आपको स्पीड अप होगा कन्वर्जेंस जो प्रोसेस आपका, यस। टू रिड्यूस राउटिंग ओवरहेड, बिल्कुल, एक राउटर अगर यहाँ पे 50 राउटर्स हैं और एक पूरे नेटवर्क में 150 राउटर हैं, तो अगर आप 3 एरियाज में डिवाइड करते हैं तो सिंगल राउटर को सिर्फ 49 राउटर्स की ही रूट्स को क्या करना है, मैनेज एंड उसको डेटाबेस में रखना है। बट अगर आप पूरे की बात करते हैं सिंगल एरिया की, तो उसको कितने, एक राउटर को आपके 149 राउटर्स के रूट अपडेट रखने टोपोलॉजी डेटाबेस में। तो यस, ये आपका राउटिंग ओवरहेड को भी कम करता है। फिर क्या बोल रहा है आपका कि लोअर कॉस्ट बाय रिप्लेसिंग राउटर विद डिस्ट्रीब्यूशन, नो जी नो, ऐसा कुछ नहीं है। उससे कॉस्ट तो ना कम होगी, कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है, आपकी बैंडविड्थ पे, और बैंडविड्थ किसके डिपेंड करती है, आपकी डिवाइस टू डिवाइस जो लिंक है, तो वो तो चाहे राउटर जुड़े हो चाहे स्विचेस जुड़े हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। डिक्रीज लेटेंसी बाय इंक्रीजिंग बैंडविड्थ, नो, कोई लेना देना नहीं है एरियाज से। टू कन्फाइन नेटवर्क इंस्टेबिलिटी टू सिंगल एरियाज, ब्रिलियंट। तो आपके जब मल्टीपल एरियाज बनाते हो और यहाँ पे अगर कोई इशू आता है तो वो इशू सिर्फ उसी एरिया तक सीमित रहता है, बाकी तक नहीं जाता है, राइट। मान लो अगर यहाँ पे कोई नेटवर्क ऐड किया या चेंजेस आए, तो वो जो कन्वर्जेंस है सिर्फ SPF एल्गोरिदम रन करेगा, वो इसी एरिया पे रन करेगा, पूरे पे SPF रन नहीं करने वाला। तो यस, ये मुझे ठीक लग रहा है। टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, नो नो नो, तो एरिया से तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है क्योंकि एक और आपने पैरामीटर ऐड करवा दिया एरिया पुट करने का, तो इसी की वजह से तो OSPF क्या है, टफ होता है कॉन्फ़िगर करना, क्योंकि एरिया ही एक ऐसा पैरामीटर, देखिए जब आप ट्रबल शूट कर रहे होंगे ना OSPF नेटवर्क्स, तो उनमें से कॉमन कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे एरर आता है एरिया मिसमैच का, राइट। तो वो हम जब OSPF नेबरशिप कंडीशंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी सबसे पहले आई थिंक हमें लिखा होता है सेम सबनेट एंड डिफरेंट सेम एरिया ID, राइट।
विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द राउटिंग प्रोटोकॉल OSPF। 3 हमें ऑप्शन चुनने हैं जिसमें आपको बताना है जो OSPF के लिए हो या OSPF उसको सपोर्ट करता हो। VLSM बहुत सही है। फिर आपका क्या है, रूट बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम, नहीं उसके लिए तो क्या है आपका BGP होता है। फिर कन्फाइंस नेटवर्क ये तो हमने अभी किया ही है। इंक्रीज नहीं करता राउटिंग ओवरहेड, नो। अलाउ एक्सटेंसिव कंट्रोल ऑफ राउटिंग, यस। तो ये आपका क्या है, DRBDR का कॉन्सेप्ट कह लीजिए, ठीक है। तो OSPF में आपके राउटिंग अपडेट को कंट्रोल करने के यस पैरामीटर्स हैं, प्रोविजन से। तो ये 3 ऑप्शंस मुझे ठीक लग रहे हैं, A, C एंड E। सिंपलर टू कॉन्फ़िगर, नहीं भाई, किसी भी मामले में नहीं। रिप से तो ये ज़्यादा टफ है कॉन्फ़िगर करना। विच कमांड शुड यू एंटर टू व्यू द एरर लॉग इन एन EIGRP फॉर, इसका मैं आपको बता देता हूँ। इवेंट लिखा होगा कहीं ना कहीं पे, नेबर्स, टोपोलॉजी, ट्रैफिक, इवेंट, यस। जहाँ पे भी इवेंट लिखा होगा इसका मतलब जो आपके मान लो सक्सेसर डाउन हुआ, फिजिबल सक्सेसर को फिर वो सक्सेसर बनाता है, उसके लिए क्या करता है, क्वेरी एंड रिप्लाई के पैकेट्स जनरेट करता है। तो वो क्या है, एक तरह से उसके लिए इवेंट्स हैं, राइट। तो वो आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, शो IPv6 EIGRP इवेंट्स में। ओके, विच एक्शन इज टेकन बाय स्विच पोर्ट इनेबल्ड फॉर PoE पावर क्लासिफिकेशन ओवरराइड। PoE क्या है आपका, पावर ओवर इथरनेट। आई थिंक हमने ये डिस्कस नहीं किया होगा, तो थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ आपको। मान लो जैसे आपके IP फ़ोन है ना, या कोई और डिवाइस है जैसे एक्सेस पॉइंट है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि उनको आप अपनी वॉल सॉकेट से ही पावर दें, नहीं। कुछ स्विचेज ऐसे आते हैं, जैसे ये तो नहीं होगा, आई थिंक ये वाला आपको मिलेगा, पावर ओवर PoE स्विच बोलते हैं इनको, कि इस पे जो आप डिवाइस लगाएंगे ना, मान लो आपने लगा दिया IP फ़ोन, ओके। अब इस फ़ोन को जैसे ही आप ऑन करें, यहाँ मान लो ये पावर यहाँ से क्या दिखा रहा है कि आपको ये पावर आपने कहाँ से लगाई है, वॉल सॉकेट जो आपकी आ रही है, एक तरह से उस पे मान के चलिए। पर मैं क्या करूँ, इस पावर को मैं यहाँ से ना दूँ, ओके। और ये पावर स्विच कहाँ से ले सकता है, जो आपका IP फ़ोन है, सॉरी, वो कहाँ से ले सकता है, आपके स्विच से। अब आप देखिए ज़रा, अगर आप इसको यहाँ लगाते हैं तो ये ग्रीन हुआ, मीन्स इसने पावर लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर आप इसको इस स्विच पे लगाइए जो पावर ओवर इथरनेट का स्विच नहीं है, तो अगर इस IP फ़ोन को आप यहाँ लगाएंगे और फिर केबल लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये ऑन नहीं होगा। स्विच की साइड से तो स्टार्ट हो रहा है बट यहाँ से नहीं, तो इसको क्या है, अलग से पावर का सोर्स देना पड़ता है। तो पावर ओवर इथरनेट वो स्विचेज हैं जिनमें आपको एक्स्ट्रा पावर देने की ज़रूरत नहीं है। जो डिवाइस है वो पावर कहाँ से ले सकते हैं, आपके स्विच से, याद रखिए। उस तरह के स्विचेज को क्या बोलते हैं, पावर ओवर इथरनेट स्विचेज। अच्छा, अभी इनमें ना एक कमांड आती है, ज़रा देखिए, शो पावर इन लाइन। ये आपको दिखा देगा कि हर एक पोर्ट पे मैक्सिमम कितनी पावर या कितनी वोल्टेज वो दे सकता है उस डिवाइस को। तो अगर वो जो डिवाइस लगा है उसको 15 या उससे कम की रिक्वायरमेंट है तो वो उस पर चलेगा। ये देखिए आप लगा है ना यहाँ पे, कौन सा डिवाइस है आपका, 7960। अच्छा, तो अगर इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो नहीं चलेगा डिवाइस। तो ये आई थिंक क्वेश्चन उसी के रिगार्डिंग है। क्या पूछ रहा है कि कौन सा एक्शन लिया जाएगा स्विच के पोर्ट के द्वारा जो पावर ओवर इथरनेट इनेबल्ड है। इफ ए मॉनिटर्ड पोर्ट एक्सीड्स द मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ओके, 15 से अगर वो 20 पे जाता है, द पोर्ट इज शट डाउन, यस। तो स्विच क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है कि भाई जो मेरे बाकी भी डिवाइसेज हैं, मुझे भी रन करना है, मेरे भी बाकी अपने प्रोसेसेज हैं, तो अगर मैं सारी पावर इस डिवाइस को दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। समझ पा रहे हैं, पहले खुद का भला करेंगे, बाद में जाके बाकियों का भला करेंगे। चलिए जी, तो इसलिए स्विच क्या करेगा, इस पोर्ट को वो एरर डिसेबल की स्टेट में डाल देगा। तो यस, ये ट्रू है, बाकी आप पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छी बातें लिखी होंगी कुछ ना कुछ। और ये एक लिंक दिया है मैंने यहाँ पे, अगर PoE के बारे में और इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स आपको और चाहिए तो इस लिंक पे जाइए, पढ़िए, आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। सिस्को का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है पावर ओवर इथरनेट के ऊपर, राइट, PDF फॉर्मेट में, तो पढ़ना भी ईजी रहेगा। 107 विच स्टेटमेंट अबाउट लिंक एग्रीगेशन व्हेन इम्प्लीमेंटिंग ऑन अ सिस्को वायरलेस लैन कंट्रोलर इज ट्रू। अच्छा, जब आप वायरलेस में लैन कंट्रोलर यूज़ करते हैं मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स को मैनेज और कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो उसको आप बंडलिंग भी कर सकते हैं। यस, उसके अंदर एक पोर्ट आता है आपका जिसको आप यूज़ करते हैं, और अगर उसको लगाते हैं स्विच के साथ, आप एक्सटेंडेड सर्विस सेट जो हम यूज़ करते हैं ना, क्योंकि जो आपका जनरली वायरलेस कंट्रोलर है वो कहाँ पे लगता है, कोर स्विचेस पे। ओके, तो आप ईथर चैनल यूज़ कर सकते हैं स्पीड अप के लिए, या फिर आपका क्या बोलते हैं, एक तरह से
लिंक बैकअप के लिए कि भाई अगर मेन लिंक डाउन हो तो चलता रहे, वायरलेस कंट्रोलर से आपके नेटवर्क में कनेक्टिविटी ब्रेक ना हो। अच्छा, तो अभी एक पूछ क्या रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो इनके रिगार्डिंग ट्रू है। अच्छा जी, ईथर चैनल मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड इन मोड एक्टिव, कोई ज़रूरी नहीं है। बैंडविड्थ ड्रॉप्स टू, ये इलॉजिकल है टोटली। क्लाइंट ट्रैफिक पास करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा पोर्ट कॉन्फ़िगर होने चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब देखिए ईथर चैनल का मतलब क्या है कि कम से कम 2 पोर्ट होंगे तभी तो वो चैनल बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं है कि अगर आप 2 पोर्ट नहीं ऐड करेंगे तो वो चैनल नहीं। इसका मतलब आप ये समझिए कि आपने 4 पोर्ट ऐड कर दिया और उनका एक चैनल बना दिया, ये पोर्ट डाउन हो गया तो जो 25% ट्रैफिक चल रही थी अभी कितनी चलेगी, 33%। ये भी डाउन हुआ तो अब कितनी आ जाएगी, 50%। अगर ये भी डाउन हो गया तो इसका मतलब क्या, अब वो चैनलिंग नहीं रहेगी क्या, रहेगी। इसका मतलब अगर एक भी पोर्ट आपके पास बचता है तब भी चैनल रहेगा आपका, तो ये नहीं है, तो एक ही बचा है। 1 फंक्शनल फिजिकल पोर्ट इज नीडेड टू पास क्लाइंट, ज़्यादा जितने होंगे बेहतरीन है, पर एक रहेगा तो काम चलेगा आपका। सो आंसर शुड बी डी। ओके, Which 2 conditions must be met before SSH can operate normally? अच्छा, SSH को रन करने के लिए आपके क्या कंडीशंस है, 2 कंडीशन पूछ रहा है मेरे से, ठीक है। IP राउटिंग इनेबल्ड होनी चाहिए, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। आप VLAN के इंटरफेस पे IP दे दीजिए स्विच में, अगर स्विच की भी बात है तो। ये कहाँ किसकी बात कर रहा है, मेरे पास स्विच की बात कर रहा है, ठीक है। तो इंटरफेस VLAN 1 IP दीजिए कुछ भी, एक स्विच पे ये है, इसको नो शट करिए, दूसरे पे भी आप 1.1.2 ये पिंग होगा। और यस, आप टेलनेट, अगर आपने बाकी कंडीशन जैसे कि यूज़र पासवर्ड लगा रखा है, लाइन VTY पे पासवर्ड लगा रखा है, क्रिप्टो की जनरेट कर रखी है, आपने डोमेन नेम दे रखा है, तो यस ये होगा। IP राउटिंग ज़रूरी नहीं है इसके लिए। कंसोल पासवर्ड मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड, कंसोल नहीं बॉस, कंसोल का तो अलग ही गेम है, वो तो फिजिकल एक्सेस के लिए। मेरे को कौन सा चाहिए, वर्चुअल एक्सेस। टेलनेट मस्ट बी डिसेबल्ड, नो कोई ज़रूरी नहीं है। टेलनेट एंड SSH दोनों एक साथ चल सकते हैं, रिकमेंडेड नहीं है। देखिए आप ऐसा करिए मत कभी, SSH ही प्रेफर करिए ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH से, बट ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट SSH लिखेंगे या SSH टेलनेट तो वो एक्सेप्ट करेगा, दोनों ट्रैफिक आप यूज़ कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो डिसेबल्ड करोगे नहीं तो SSH चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्विच मस्ट बी रनिंग K9, यस क्रिप्टोग्राफी सपोर्टेड होना चाहिए और IP तो 2 ही बचे और मेरे को 2 ही आंसर करने थे, तो D एंड E। ओके, देन क्वेश्चन आता है, इसको देखिए, विच पासवर्ड मस्ट एन इंजीनियर यूज टू एंटर द इनेबल मोड। इनेबल मोड मतलब आपका क्या है, जब इनेबल लिखते हैं यूजर मोड से आपको प्रिविलेज मोड में जाना है तो कौन सा पासवर्ड लगेगा। तो अब इनको तो छोड़ ही दीजिए, इनका तो कोई गेम ही नहीं है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं दोनों की। एक पासवर्ड अनइनक्रिप्टेड अनसिक्योर, एक आपका इनक्रिप्टेड है और सिक्योर है। तो कौन सा पासवर्ड लेंगे जब आप इस तरह से दोनों लगा देते हैं तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा सिक्योर है वो वाला। तो CCNA @123#, तो B शुड बी द राइट आंसर। करके भी देख सकते हैं, ये वाले तो सारे प्रैक्टिकल आप। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ये ट्रंक लिंक है, एक साइड आपने एक VLAN है जो नेटिव बना दी अनटैग वाली, और एक आपने कोई और बना दी। इधर मान लो 999 है मेरे एग्जांपल में, एक ये हो सकता है कि इंटरफेस, यस थोड़ी बहुत गड़बड़ मिलेगी आपको इसमें। इस पर बस ध्यान दीजिए कि इस तरह के लिंक पे ना एक साइड अलग नेटिव VLAN है, एक साइड अलग है। उससे क्या होगा, आप प्रैक्टिकल करके देखिए, दोनों स्विचेस को जोड़िए, लिंक को ट्रंक बना दीजिए, और इधर आप क्या करिए, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 10 और इधर करिए स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 20, और शो इंटरफेस ट्रंक करके देखेंगे तो ट्रंक तो मिलेगा आपको, लेकिन क्या होगा, दोनों VLAN की ट्रैफिक मर्ज हो जाएगी, ठीक है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाएगा। तो जिस लिए हम VLAN बनाते हैं वो कोई पर्पज सॉल्व आपका नहीं होना। तो कभी भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में ये वाली गलतियाँ आपको नहीं, इसीलिए हम बोलते हैं जब ट्रंक लिंक को हम ट्रबल शूट करते हैं तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको सेम रखनी पड़ती है। अलाउड VLAN है वो सेम रखनी है, प्रूनिंग है VTP वो सेम रखनी है, और आपका जो नेटिव VLAN है वो सेम रखनी है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्रंक लिंक पे हमेशा सेम रखनी होती है। और इनकैप्सुलेशन है, जैसे एक साइड आप .1q यूज़ कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी आपका .1q ही होना चाहिए। चलिए, तो आंसर क्या रहेगा इसका, डज नॉट फॉर्म, नो, ट्रंक तो फॉर्म होगा, ट्रंक फॉर्म, ओके ट्रंक फॉर्म ये हो सकता है, डज नॉट फॉर्म ये नहीं हो सकता। बट VLAN 99 इन अ शट डाउन स्टेट, नो शट डाउन नहीं रहेगी, वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में आ जाएंगी। यस, सो दिस शुड बी योर आंसर। फिर देखिए, इन विच टाइप ऑफ VLAN अनटैग्ड डेटा फ्रेम्स आर प्रोसेस्ड। सो सिंपल सी बात है,
कौन सी वीलैन है जिसमें आप अनटैग, जिसमें टैगिंग यूज नहीं करते आप? सो नेटिव वीलैन, यस। ओके, हाउ डज कैपवेब कम्युनिकेट बिटवीन एक्सेस पॉइंट इन लोकल मोड एंड AWLC? अच्छा, तो एक आपका क्या है एक्सेस पॉइंट जो किसमें यूज कर रहा है? डिफॉल्ट आपका जो लोकल मोड है। ओके, ये स्विच से जुड़ा है, स्विच आपका AS था, ये DS से जुड़ा होगा, DS आपका कोर स्विच से जुड़ा होगा और कोर स्विच से आपका जुड़ा होगा वायरलेस लैन कंट्रोलर। अब देखते हैं क्या पूछता है। एक्सेस पॉइंट मस्ट डायरेक्टली कनेक्ट टू द WLC। ना भाई, फिर ऐसे तो कितने एक्सेस पॉइंट जोड़ पाएंगे हम वायरलेस कंट्रोलर से? नहीं, 20-25, हमें कितने चाहिए? हजारों। तो ऐसा नो, नॉट पॉसिबल। एक्सेस पॉइंट मस्ट नॉट बी कनेक्टेड टू द वायर्ड नेटवर्क। नहीं भाई, ऐसा कैसे पॉसिबल है? वायर्ड नेटवर्क के थ्रू अगर आप स्विच से नहीं जोड़ेंगे तो इसको वहां तक कैसे पहुंचा पाएंगे? इसको क्या बोलते हैं अगर आपको याद हो? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर एक्सटेंडेड सर्विस सेट भी बोलते थे। तो इसके बिना आप अपने एक्सेस पॉइंट को WLC तक लेके जा ही नहीं सकते, या फिर WLC के थ्रू आप एक्सेस पॉइंट को कंट्रोल, कॉन्फ़िगर, मैनेज कर ही नहीं सकते। एक्सेस पॉइंट मस्ट बी कनेक्टेड टू द सेम स्विच। नो, सेम स्विच तो मतलब क्या हुआ? इसी से सारे कनेक्ट होंगे क्या? नो, किसी भी स्विच से आप कनेक्ट कर सकते हो बशर्ते वो स्विच यहां तक कम्युनिकेट करता हो। मीन्स इस पे जो IP होगी एक और इसकी जो IP होगी, वो दोनों के अंदर कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसे आप किसी भी स्विच पे अपना एक्सेस पॉइंट लगा सकते हैं। सो यस, क्या आंसर होना चाहिए आपका? D। तो 112 का आंसर रहेगा आपका D। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर 2 रोल्स ऑफ द DHCP? अच्छा, DHCP कौन से दो काम करता है? ठीक है, DHCP सर्वर ऑफर द एबिलिटी टू एक्सक्लूड IP एड्रेस फ्रॉम ए पूल। यस, इसमें एक पूल क्रिएट होता है IP का और उसमें से कुछ IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस की कमांड से आप यस हटा सकते हैं, जो IP आप स्टैटिकली यूज कर सकते हैं। सो यस, ये आंसर सही है। DHCP क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट अप टू 4, नहीं 2 ही तो DNS सर्वर आते हैं, 4 DNS, एक आपका प्राइमरी है और एक आपका अल्टरनेट DNS है। DHCP सर्वर असाइन करता IP एड्रेस विदाउट रिक्वायरिंग द क्लाइंट टू रिन्यू देम। नो 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 नो, वो आपका परमानेंट नहीं होता, क्लाइंट्स पे IP लीज पे रहती है ना। तो यस, ये रिन्यू तो करवाना ही पड़ेगा। मान लो अगर आपने ये डिवाइस लगाया और इसको राउटर के साथ जोड़ा, राउटर DHCP सर्वर है, इसको शट डाउन किया, तो वो जो IP है ना आपकी, वो रिन्यू होती है। फिर ऐसा नहीं है कि परमानेंटली DHCP में इसको IP मिल गई, नहीं, वो लीज पे मिलती है। DHCP सर्वर लीज क्लाइंट IP एड्रेस डायनामिकली। तो ये तो सही लग रहा है मेरे को। DHCP क्लाइंट मेंटेन नहीं, क्लाइंट थोड़ा ना मेंटेन करता है। तो यस, A and D आपके राइट आंसर है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट हाउ डज EIGRP डिटरमिन द मैट्रिक ऑफ ए रूट फॉर द राउटिंग टेबल? सिंपल, ये तो आपके टिप्स पे होने चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस। तो EIGRP किसको वो देखता है अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए मैट्रिक के तौर पे? एक बैंडविड्थ को और एक डिले को। वैसे तो इसमें 5 पैरामीटर आते हैं, 5K वैल्यूज, K1, K2, K3, K4 एंड K5। पहले आपका रहता है डिले, फिर बैंडविड्थ, फिर आपका रिलायबिलिटी, फिर लोड, फिर MTU। पर ये बाय डिफॉल्ट आपके फॉर्मूला में काम नहीं करते, इनको सेपरेटली इनेबल करवाना पड़ता है। लेकिन डिले और बैंडविड्थ यस, वो रहते हैं आपके ड्यूअल एल्गोरिदम में जो काम करते हैं। अब देखिए ज़रा फिर क्या आंसर होना चाहिए इसका, इसके हिसाब से बैंडविड्थ एंड डिले। तो यस, एक पहला ही आंसर मिल गया मेरे को। ओके, कॉर्पोरेट ऑफिस यूजेस, तो ये क्या सबनेटिंग आ गई क्या? 4 फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, 4 फ्लोर है। ओके, 1 2 3 4। फ्लोर 1 हैज़ 27 यूजर्स, 23 यूजर्स, 25 एंड 21। ओके, मीन्स आप अगर थोड़ा गौर करेंगे ना तो 16 से ज़्यादा IPs हैं और 32 से कम है। ओके, ठीक है, हर किसी में ना। Which subnet summarizes and gives the most efficient distribution of IP address? अच्छा, तो ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए मैं 10.0.0.0 को सबनेट करता हूँ, अगर मेरे को कितने IP चाहिए? मैक्सिमम 27 है ना, 27, 23। ओके, उसके हिसाब से मेरे को कितने IP लेने पड़ेंगे? 32 वाले, 2⁵, 32 -2 मीन्स 30 मिला मेरे को। यस, 27 की मेरी कंडीशन पूरी हो रही है। 27 की हो रही है तो 23, 24, 21 की भी हो जाएगी। इसका मतलब मेरे को 5 होस्ट बिट चाहिए, होस्ट बिट 5 चाहिए। तो फिर नेटवर्क बिट्स मीन्स मेरी प्रीफिक्स नोटेशन क्या रहेगी? 27, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए? 32। तो स्लैश क्या आएगा आपका? 27। अच्छा, अब समराइजेशन जब आप करते हैं
उसके अंदर देखिए कितने नेटवर्क समरी करने हैं आपको, फर्स्ट नेटवर्क, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा आप एक चीज सोचिए, जब हम सबनेटिंग करते थे, ये कंसेप्ट किसका, एक्चुअली सुपर नेटिंग का, ठीक है। तो सीसीएनए में हमने बात की है सुपर नेटिंग की। सबनेटिंग में बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं आप, और सुपर नेटिंग में छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला के आप एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। और ये क्यों करते हैं, देखिए मान लो इस राउटर पे आपने स्टैटिक राउटिंग करनी है, ठीक है, और ये राउटर यहाँ पे जा रहा है और आगे आपके 4 अलग अलग रूट है इस तरह से, और चारों सबनेटेड रूट्स हैं। 10.0.0./27 ये है, 10.0.0. क्या बनेगा इसका 32, फिर आपका 27 ये है, 10.64 एंड 10.92, इस तरह से ये 4 रूट है। अब क्या है, ये अगर मेरे को स्टैटिक राउटिंग करनी है तो क्या मैं चारों रूट डाल लूँ, एक तो ये है, तो रैम में कितनी लाइंस आई आपकी 4, ओके। नहीं तो मैं क्या करूँ, चारों को एग्रीगेट करके ना एक समरी रूट बना दूँ, उसको बोलते हैं सुपर नेटिंग। 4 रूट नहीं देने, अब आपको सिंगल रूट देना है। उसके लिए क्या करना, मान लो आपको ना शॉर्टकट बता रहा हूँ, 4 नेटवर्क चाहिए, तो 4 नेटवर्क के लिए आपको कितनी बिट चाहिए होंगी, 2 ना। अच्छा पॉइंट समझिए, जब आपको नेटवर्क बनाने थे, सबनेटिंग करनी थी, तो 2 की पावर 2 जब आपने बोला कि मेरे को 4 अगर सबनेट चाहिए तो मेरे को कितनी बिट ऑन करनी पड़ेगी, 2। ध्यान से सोचिए, तो मैं क्या करता था, 24 का 26 कर दिया और 16 का 18 कर दिया, 8 का 10 कर दिया। लेकिन जब सबनेटिंग का ऑपोजिट सुपर नेटिंग करते हैं ना, और जब आपको 4 नेटवर्क चाहिए तो 2 बिट आप जो ऑन थी उनको ऑफ करेंगे, समझिए। सो 10.0/25 आपका आंसर आएगा। तो कोई प्रॉपर वीडियो अगर है हमारी ना सब सुपर नेटिंग के ऊपर, तो उसमें ये आपको जरूर कॉन्सेप्ट मिलेगा सीसीएनए में। आई होप मैंने जरूर बनाई होगी कोई ना कोई, अगर नहीं है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, तो सुपर नेटिंग के ऊपर एक छोटी सी अलग से वीडियो में बना दूंगा। यस, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हमेशा आएगा। सो लेट मी नो इफ यू नीड समथिंग एल्स ऑन दिस टॉपिक। अच्छा तो ये क्या कह रहा है, फिर आपका आंसर मिल ही गया होगा ना, /25 आपको 26, यस 25, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इंजीनियर है जो ऐड करना चाहता है एक सबनेट नए ऑफिस के लिए जिसमें यूजर कितने हैं, 25 यूजर हैं, ओके। 25 यूजर के लिए /27 ही हुआ ना, ओके। विच IPv4 नेटवर्क एंड सबनेट मास्क, अच्छा नेटवर्क आईडी और सबनेट मास्क डज द इंजीनियर असाइन टू मिनिमाइज वेस्टिंग। आईपी एड्रेस की आपको जो वेस्टेज है वो मिनिमम रखनी है, ओके। /27 के हिसाब से क्या पूछ रहा है मेरे से, ये सबनेट मास्क तो आप देख ही लीजिए क्या होगा लास्ट में 224, तो इसके अलावा कोई और है, छोड़ दो, ये हो ही नहीं सकते, आंसर ही नहीं हो सकते, ए और बी, तो ये दोनों बचे हैं। अच्छा /27 के हिसाब से रेंज क्या आई मेरी, 0 to 31, 32 to 63, इस तरह से ना। अच्छा तो नेटवर्क आईडी 48 नेटवर्क आईडी हो सकती है क्या, नो बॉस, 0 होगी, 32 होगी, 64 होगी, तो यस 32 है, तो डी शुड बी द राइट आंसर। आप देख रहे होंगे ना किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस अगर टाइम बचाना है तो। अ पैकेट इज डेस्टाइन्ड फॉर दिस वन, विच स्टैटिक रूट डज द राउटर चूज। अच्छा ये 4 स्टैटिक रूट दिए, करेक्ट चुनना है आपको, ओके। तो यहाँ पे जाना है, ठीक है, तो इसकी नेटवर्क आईडी निकालनी पड़ेगी, पहली बात तो ये है, ओके। आईपी रूट, अच्छा इसमें थोड़ा सा गैस करना है आपको, 1.0 और फिर सबनेट मास्क। देखिए अभी देखो यहाँ पे पैरामीटर सेम क्या है, नेक्स्ट हॉप आईपी ना, तो इसको तो भूल जाओ, इसका कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन में। सबनेट मास्क, ओके, और नेटवर्क आईडी, ये देखने वाली बात है। जब आपने लिख दिया 240 यहाँ पे और नेटवर्क लिख दिया 1.0, फाइन। फिर आपने लिखा क्या है 16 और 252, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आईपी है जहां तक आपको जाना है, तो इसके नजदीकी नेटवर्क देखना है आपको। मान लो मैं 1.0 से अगर 240 वाला सबनेट चुनता हूं तो इसकी रेंज क्या बननी चाहिए, 1.15 ना। सोचिए कैसे करते थे हम सबनेटिंग, तो ये तो हो ही नहीं सकता आपका, क्यों, क्योंकि ये तो उस रेंज तक ही नहीं जा रहा, उससे पहले ही खत्म हो जा रहा है 1.16 से। अच्छा फिर अगर आपका 252 है, इसका मतलब कितना हुआ आपके टोटल 4 आईपी, 0 to 3 रेंज होगा, तो 1.19, ये भी नहीं जा रहा है आपका। फिर आपका 1.20, ओके, 252, तो इसमें भी सेम है, 1.23 तक जाएगा, कहाँ जा रहा है 22 ना, तो यस ये टोटल आपकी रेंज हुई 1.21 वैलिड आईपी है, 1.22 वैलिड आईपी है, तो ये इस राउटर पे, ये इस राउटर पे, तो ब्रिलियंट है, यही आपका राइट आंसर होना चाहिए, राइट।
तो इस तरह से आपको अपनी कमांड्स चूज करनी है। हाउ डू TCP एंड UDP डिफर इन द वे, ये तो हमने क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया है ना, और यस देख लीजिए, ये तो आप खुद से कर सकते हैं आई थिंक, है ना, तो मुझे ये नहीं बताने की ज़रूरत है, बहुत बार ये डिस्कस करता हूँ मैं क्वेश्चन, फिर भी आंसर बता देता हूँ आपका। कनेक्शनलेस, नो, TCP तो कनेक्शन ओरिएंटेड है। TCP डज नॉट गारंटी डिलीवरी, नहीं, TCP तो गारंटी करती है डिलीवरी की, UDP नहीं करती, और UDP ही कनेक्शनलेस है। TCP प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल, बिल्कुल फ्लो करवाती है आपका, सॉरी प्रोवाइड करवाती है फ्लो कंट्रोल। TCP यूज विंडोइंग टू डिलीवर पैकेट्स रिलायबली, ओके। UDP प्रोवाइड, ये तो सही है आपका पार्ट, ये भी सही था यहाँ वाला भी, तो आंसर एक ही चुनना है ना, यस। UDP प्रोवाइड्स रिलायबल मैसेज ट्रांसफर, नो 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 नो, UDP में तो कहीं रिलायबल का जिक्र मिलना ही नहीं चाहिए आपको, तो ये नहीं हो सकता, आधा पार्ट सही है आधा गलत है, तो व्हाट शुड बी द आंसर, सी, ओके। व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट कमांड, ओके। पोर्ट फास्ट का मतलब क्या है कि ये स्विच है, इस पे STP चलती है, उसकी वजह से 30 to 50 सेकंड का टाइम लगता है, पर वो टाइम मेरे को एंड डिवाइसेस पे नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से तो लूप बनता ही नहीं है। तो मान लो 0x1 इंटरफेस पे एक PC कनेक्टेड है, सर्वर कनेक्टेड है, आपका फ़ोन कनेक्टेड है, तो उसके केस में आपको, अच्छा फ़ोन के केस में नहीं करेंगे क्योंकि उसमें भी सेमी ट्रंक बनता है आपका, तो अलावा उसके जो भी डिवाइसेज होंगे, कैमरा है, लैपटॉप है, उस पर आप STP को क्या करते हैं, इमीडिएटली फॉरवर्डिंग स्टेट में डालने के लिए क्या कर देते हैं, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट की कमांड चलाते हैं। उससे होता क्या है, ये आपके पोर्ट को, देखिए स्टेट्स क्या रहती है, डिसेबल्ड, फिर आपका ब्लॉकिंग, फिर लिसनिंग, लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग, ये डायरेक्टली इन सभी स्टेजेस में ना ले जाके डायरेक्टली कहाँ ले जाएगा, आपका फॉरवर्डिंग में, इसलिए आपका 30 सेकंड का टाइम बचता है, राइट। तो इमीडिएटली इनेबल द पोर्ट, नो, लिसनिंग स्टेट में नहीं डालता, पुट्स द पोर्ट इनटू फॉरवर्डिंग स्टेट व्हेन द स्विच। अब मेरे को ये नहीं समझ आता कभी कि ये क्यों लिखते हैं व्हेन द स्विच इज रीलोडेड, स्विच रीलोड नहीं भी करेंगे ना आप, तब भी तो वो डायरेक्ट फॉरवर्डिंग में जाता है, पर इससे बेहतर कोई आंसर भी नहीं है इसमें। इनेबल BPDU मैसेज, नो, ये तो डिसेबल करता है कि इस पोर्ट पे आप BPDU जनरेट नहीं करेंगे, पोर्ट फास्ट का मतलब ही यही है। इट मिनिमाइज स्पैनिंग ट्री कन्वर्जेंस टाइम, स्पैनिंग ट्री का अगर बोलता ना कि भाई इस पोर्ट के लिए, तब तो मैं मान भी लेता, पर स्पैनिंग ट्री का मतलब तो पूरे नेटवर्क के लिए ना, तो ये भी नहीं हो सकता, तो B is looking as a right answer. Which result occurs when port fast is enabled on an interface, अच्छा किसी इंटरफेस पे पोर्ट फास्ट इनेबल कर दिया है और वो आपका दूसरे स्विच से जुड़ा हुआ है। अच्छा, पोर्ट फास्ट हमने बोला है, कभी भी ऐसे पोर्ट पे इनेबल नहीं करवाते जो किसी दूसरे स्विच से जुड़ा हो, मीन्स आपका जिसके ट्रंकिंग के चांसेस हो, तो जो स्विच लिंक है उन पे नहीं इनेबल करना रहता, सिर्फ जो आपके एंड डिवाइसेस वाले लिंक है उन्हीं पे इनेबल। पर ये क्या कह रहा है, स्विच लगा दिया तो ऑब्वियस सी बात है भाई लूप बनेगा, तो लूप का आंसर देख लो बस, इसमें कौन सा दिख रहा है आपको 120 में, दैट शुड बी योर, लूप कहाँ लिखा है, यस, सो डी, यहाँ पे तो बस देखते ही समझ जाओ इस तरह का, तो वही लूप बनेगा डेफिनेटली। विच QoS प्रोफाइल इज सेलेक्टेड इन GUI, अच्छा ये हमने जब आपको याद हो ना, जब हम बात कर रहे थे किसकी, जब वायरलेस में WLC कॉन्फ़िगर कर रहे थे हम, और उसमें हमने QoS की ऑप्शनल सेटिंग थी, और वहाँ पे ये 5 वर्ड लिखे हुए थे कीवर्ड, और हाईएस्ट जो प्रायोरिटी रहती है वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, वो किसको दी जाती है, वॉइस, फिर वीडियो, और इस तरह से आपकी ट्रैफिक क्या रहती है, प्रायोरिटाइज की जाती है। तो प्लेटिनम किसको दी जाती है, हमेशा वॉइस को, तो ये शायद इसमें यही पूछ रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए, सिंपल प्लेटिनम, ओके। Which two capabilities of Cisco DNA Center make it more extensible, कौन से दो ऐसे कैपेबिलिटीज़ हैं DNA सेंटर की जो इसको एक अच्छा सोल्यूशन बनाती है ऑटोमेशन के लिए और नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, REST APIs that allow for external application to, yes, brilliant। अगर DNA सेंटर है आपका डिवाइस, REST APIs जो है, देखिए एक होता है आपका क्या NBI और एक होता है SBI, उसके लिए जो रेस्ट बेस्ड है आपकी एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेसेस, और आप मान लीजिए मोबाइल में कोई भी एक ऐप है, उसके थ्रू आप रेस्ट बेस्ड APIs यूज़ करके ना इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर मैनेज कर सकते हैं। तो ये DNA का एक क्या है, DNA सेंटर का बेहतरीन फीचर है, समझिए इस चीज़ को ज़रा। तो दूसरा क्या है आपका, अडोप्टर्स दैट सपोर्ट ऑल फैमिलीज ऑफ सिस्को iOS सॉफ्टवेयर, नो नो नो, ऐसा तो कुछ मुझे जमा नहीं है, अडोप्टर दैट सपोर्ट ऑल फैमिलीज, चलो देखते हैं एक बार।
एसडीके क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ओके, दैट सपोर्ट इंटरेक्शन विद थर्ड पार्टी। हाँ, ये एक बेहतर आंसर है। जहाँ पे एसडीके का जिक्र मिले ना, इसका मतलब ये आपको ना ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग की, मीन्स आप अपना खुद का ऐप बना के भी इस डीएनए सेंटर को कंट्रोल कर सकते हैं इनको यूज करके, ठीक है। तो यस, इट मेक सेंस। मॉड्यूलर डिजाइन दैट इज अपग्रेडेबल, तो ये तो भाई सभी चीज़ों के बारे में, ये कोई जेनरिक आंसर नहीं है, सॉरी जेनरिक आंसर है, इसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। ये भी ऐसा ही लग रहा है मुझे। तो ए एंड सी आई थिंक शुड बी द राइट आंसर। व्हाट आर टू साउथ बाउंड? साउथ बाउंड का मतलब क्या हुआ? अगर आपको याद हो ऑटोमेशन वाली वीडियोस, ये आपके डिवाइसेज है, कंट्रोलर है, कंट्रोलर से जो आपके एज डिवाइसेज है, राउटर्स या स्विचेस, उनके बीच में जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है उसको क्या बोलते हैं? एसबीआई। और आपके कंट्रोलर से आपके डिवाइसेज के बीच में जिनसे आप इसको कॉन्फ़िगर मैनेज करें, मान लो आपका मोबाइल फोन, आपका डेस्कटॉप, जहां पे कोई ऐप पड़ा है जिससे आप इसको कॉन्फ़िगर या मैनेज करते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंटरफेस क्या कहलाता है? आपका एनबीआई। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एसबीआई के एग्जाम्पल क्या है? तो याद रखिएगा नेटकॉन्फ एंड ओपन फ्लो, यही हम दो डिस्कस करते हैं सीसीएनए में, इन्हीं को आप याद रखिए। ओके, व्हाट मेक्स सिस्को डीएनए सेंटर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल नेटवर्क मैनेजमेंट? ट्रेडिशनल कौन से आपके, जैसे सिस्को प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सिस्को पाई जिसको बोलते हैं, तो उनसे किस तरह से भिन्न है, अलग है आपका सिस्को डीएनए सेंटर? ओके, मॉड्यूलर डिजाइन अलाउ समवन टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट वर्जन्स, तो अगेन वही है, ये आपका जेनरिक आंसर है। ओनली सपोर्ट्स ऑटो डिस्कवरी ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स इन ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड किसको बोलते हैं? डिप्लॉयमेंट, जहाँ पे आप सारे के सारे नए डिवाइसेस यूज करो। मान लो ये आपकी कंपनी है, इसमें ऑटोमेशन चाहते हैं आप इस एंटरप्राइज नेटवर्क में, और आप पहले से लेयर 2 स्विचेस यूज कर रहे हैं, तो ऑटोमेशन में वो स्विच नहीं काम आ सकते। सिस्को क्या बोलेगा? भाई मेरे को ऐसे स्विचेस चाहिए जो मेरे डीएनए सेंटर पे सपोर्टेड हो। तो वो दो तरीके से कर सकते हैं आप, कि नए डिवाइसेस लीजिए सारे के सारे या तो, ठीक है, और उस वाली अप्रोच को क्या बोलते हैं? ग्रीन फील्ड डिप्लॉयमेंट। इट ओनली सपोर्ट्स, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई, जो बाकी एग्जिस्टिंग डिवाइसेस भी हैं उनको भी ये सपोर्ट करता है। ओके, तो ये तो नहीं हो सकता आपका। ये देखते हैं अभी इसके बारे में। इट डजंट सपोर्ट हाई अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। नहीं नहीं नहीं, एचए तो हमेशा हर जगह सपोर्ट किया जाएगा। इस तरह के जो आपके हाई एंड डिवाइसेस हैं, एचए का मतलब क्या है? हाई अवेलेबिलिटी। मान लो जैसे ये है एक डिवाइस, एचए जो आपका ईथर चैनल बनता है ना, एक तरह से वो एचए ही है। हाई अवेलेबिलिटी मीन्स एक लिंक डाउन हुआ तो दूसरे से चलता रहे, वो बैकअप वाला एक तरह से। जैसे नेटवर्क में क्या होता है, ये फायरवॉल है, फायरवॉल 1, और एक फायरवॉल है 2, फायरवॉल 2। ये दोनों एचए की कॉन्फ़िगरेशन में रहती है। हाई अवेलेबिलिटी मीन्स यहाँ से अगर ये चलती रहेगी, ये चलती रहेगी, कई सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है भाई, एक 100% ये यूज़ हो, ये 0% पे चल रही है, ये एक्टिव है, ये पैसिव है, या फिर 50% ये काम कर रही है, 50% ये काम कर रही है, ये डाउन हुई तो 100% ये काम होने लगी। तो इस तरह को बोलते हैं हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशंस। तो वो तो हर कोई सपोर्ट करता है। इट एब्स्ट्रैक्ट्स पॉलिसी फ्रॉम एक्चुअल डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज द राइट आंसर। वाई? एक वीडियो थी हमारी ऑटोमेशन वाले पार्ट में सीसीएनए में, जिसमें हमने बात की थी सिक्योरिटी पॉलिसी ग्रुप, एसपीजी कुछ करके एक ऐसा कॉन्सेप्ट था। उसमें क्या था? एसीएल का जो ट्रेडिशनल एसीएल्स बनती हैं और डीएनए सेंटर के थ्रू जो आप सिक्योरिटी पॉलिसी ग्रुप बनाते हो, तो उसमें क्या था? एसीएल को बनाना, इंप्लीमेंट करना, डिलीट करना, वो बहुत एक तरह से क्या बोलते हैं कि लैंड माइन्स पे चलने जैसा है। कैसे? मान लीजिए आज एक मैनेजर ने पहले प्रोजेक्ट के लिए 10 एसीएल की एंट्री बनवा दी, अगले ने एक साल बाद 10, 15, 20 और एंट्री बनवा दी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। अब इसको नहीं पता भाई, जो पहले वाली, अब नया बंदा आया, कोई नया मैनेजर आया, उसको नहीं पता पहली जो 10 लाइन थी वो क्या कर रही है एग्जैक्टली, किस लाइन को हटाएंगे तो इस पे ही फर्क पड़ेगा या इस पे भी फर्क पड़ सकता है। समझ रहे? तो इसके लिए वो क्या है, उसके साथ छेड़खानी करना खतरे से खाली नहीं है। तो उसका मैनेजमेंट बहुत टफ होता है एसीएल का। और सिक्योरिटी पॉलिसीज में क्या है, आपने पहले प्रोजेक्ट के लिए एक पॉलिसी बना दी, दूसरे के लिए दूसरी, तो अगर आप एक हटाते हैं ना तो उसका दूसरे पे कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए बहुत बेहतर होती है मैनेज करनी। तो इसका वही मतलब है इस लाइन का। तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए आपका? डी। विच एपीआई इज यूज्ड इन कंट्रोलर बेस्ड आर्किटेक्चर्स टू इंटरेक्ट विद एज डिवाइसेस? तो मैंने बोल दिया, आपको बता दिया था अभी। एज डिवाइसेस के साथ कौन सी इंटरेक्ट करती है आपके सॉफ्टवेयर इंटरफेस या एपीआई भी उसको बोलते हैं? साउथ बाउंड। और जो आपका मैनेजिंग या ऐप है जो आपके मोबाइल या डेस्कटॉप पे, उसके साथ कौन करता है? एनबीआई, नॉर्थ बाउंड। सो यस, इस वीडियो में इतना ही हमने कवर कर लिए हैं हमारे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। बाय बाय।